आप उस जो पटका बता रहे हैं इसने हमने वापस कर दिया था, पटका नहीं, ये अयोध्या के मंदिर कब आया है जरा पत्रकार इससे पूछना भूल गया। तो वो जो हार थी वो अपने आप में पर्याप्त थी और एक तरह से बड़ा जोरदार थप्पड़ था भगवान राम का ही थप्पड़ था। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी हम लोगों ने ये कहा था कि ये भगवान राम का परिणाम है। पूरे देश के अंदर बदलाव आया है और ये बहुत बड़ा बदलाव है और इससे इन सबकी चूल्हे हिली हुई हैं। भी चीजें बदल ली कि किस तरह से पूरा देश बदल रहा है अंदर और भारत। ये भारत के राममय होने की तस्वीर है और इसीलिए हमने कहा कि ये राष्ट्रनवमी। सर, प्रधानमंत्री मोदी अभी थाईलैंड में थे, वहां बांग्लादेशी जोकर से मुलाकात हुई। तो मैं ये देख रहा था जितने खलिहर खैराती गैंग हैं, वो देखा होगा आपका हाथ मसलने वाला चिरकुट चंपू, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है। नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहा है और वो जो है वो बांग्लादेशी जोकर जो है वो आ रहा है। वहां लोगों ने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा। प्रधानमंत्री ने ठुकाई की कि तुम अपने यहां हिंदुओं का अपमान करते हो, तुम्हारे ये तमाम चीजें सामने आई। फिर भी यहां नैरेटिव गढ़ा गया पूरे वामपंथियों के द्वारा कि कैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात थी। पहले बताता हूँ जी पहले बताता हूँ। मैंने कल कहा था कि उस गवाही के साथ बताऊंगा, तो ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की यूनिस से मुलाकात होगी या नहीं होगी। ये भारत में तो कुछ कहा ही नहीं था कि हम उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे राष्ट्राध्यक्षों से मिलने की वहाँ औपचारिकता थी। तो यूनिस की मुलाकात भी हुई प्रधानमंत्री मोदी से और उसको लेकर हमारे यहाँ खैराती कैसा नाचे सबने देखा। अली उलूल जुलूल अराजक अश्लील, उन्होंने उसकी परिभाषाएं गढ़ी, उसी हिसाब से उन्होंने उसकी व्याख्या करी। लेकिन एक आदमी और था जिसकी पूरी गिद्ध दृष्टि थी और वो उसकी एक एक बात पर वो ध्यान रख रहा था, वो था पाकिस्तान। आदमी के राज में कह रहा हूँ, वो देश था, उसकी पूरी दृष्टि इसी थी कि यूनुस की मुलाकात होगी कि नहीं होगी और होगी तो किस वातावरण में होगी, क्या उसके परिणाम होंगे। और पाकिस्तान का जो भोंपू है वो उसके मुंह से भी आप सुनिएगा। और पाकिस्तान ने जब उस पूरी मुलाकात को देखा तो पाकिस्तान ने खुद निष्कर्ष निकाला है कि वहां पे यूनुस जो है टिकिया चोर की तरह नजर आया, घबराया हुआ नजर आया और चारों खाने चित्त नजर आया। और ये हम नहीं कह रहे या कोई हिंदुस्तानी नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी जो एक तरह से आईएसआई का माउथ पीस है, आजकल पॉडकास्ट करता है, अपना बैठ के खोलता है, वो चलाता है यूट्यूब चैनल, लेकिन उसके बहुत अच्छे संबंध है। और एक तरह से पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं वो आर्मी, उसी का वो माउथ पीस है, बिना घोषित किए अनौपचारिक माउथ पीस है। और उसके मुंह से सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कमाल करके आए हैं थाईलैंड के अंदर, खासकर यूनुस के संदर्भ में। यूनुस को उन्होंने कुत्ता बना के रख दिया। और ये बात एक पाकिस्तानी के मुंह से सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ के खैराती क्या बता रहे थे, क्या किस तरह उनकी निगाह थी और जो सही मुद्दा था वो क्या था। मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात, उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिले, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहां पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहां वे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखिए जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट कोलैप्स्ड इन ढाका लास्ट ईयर इन अगस्त। सो अब आप देखें कि ये पहली मीटिंग हो ही गई। और आपको मजे की बात बताऊं, जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात,
कुछ कहने लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई, या इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी डिडंट वांट टू टॉक समथिंग सब्सटेंसिव। और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए, जिसके ऊपर जारी बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, वो जारी बात है पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना ज्यादा, या उनको ये था कि मैं पहली दफा मिल रहा हूं, या फिर ये है कि वो कई लोग ये भी समझते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जब भी अपना मौकफ देते हैं हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये भी एक तरीकाकार होता है। बहरहाल वो पेपर उनको एक खातून ने पकड़ाया और नरेंद्र मोदी से उन्होंने फिर बातें की, जो गपशप हुई, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, दैट वाज शेकी। नरेंद्र मोदी ने कोई लंबी चौड़ी आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया, वो बैठ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतजार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ एडवाइजर साहब हैं फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन, परवाह ही नहीं की। और यहाँ एक और चीज है जो मैं जोड़ दूं जरा सा, वहां एक तस्वीर जो है यूनिस दिखाता है कि चंपूगिरी का लेवल देखिए, कि वो तस्वीर यूनिस दिखाता है कि हमारी आपकी मुलाकात सब पहले हुई है जब हम चंपू टाइप के थे और आप भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी दिखाया चापलूसी करने की यूनिस ने। लेकिन यहां देखिए भारत द्रोहियों ने, जितने ये एक समय में जो कांग्रेस के खैरात पे संपादक थे टेलीविजन चैनलों पे, आजकल यूट्यूबर खलियर हो चुके हैं, उनने एक अलग ढंग का नैरेटिव गढ़ दिया कि यूनिस से मुलाकात किया, यूनिस प्रधान वेट कर रहे थे यूनिस का। और सही ढंग से क्या क्या व्याख्या होती है और सही मायने में पाकिस्तानी पत्रकार ने करके दिखाया है। हाँ, ये जरा गौर करिए कि इस मीटिंग का किस तरह से एनालिसिस होना चाहिए था, वो आपने अभी सुना। और ये पाकिस्तानी पत्रकार है, मैंने कहा वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट का बहुत करीबी आप कह सकते हैं, इनसाइडर कह लीजिए। वो आदमी खुलकर कह रहा है कि जीरो थी उसका इन्फ्लुएंस, और घबराया हुआ एक तरह से वो बस किसी तरह से मुलाकात वो कर रहा था। और प्रधानमंत्री मोदी का क्या रुख था, ये भी उस आदमी ने बड़ा खुलकर बताया। तो जो उस मुलाकात का सच था, और मनीष जी सबसे खास बात, जब वो बोल रहा था तो साथ ही में बगल में वीडियो भी चल रहा था, तो आप वो जो बात कह रहा था उससे आप उसका तालमेल बैठा सकते हैं। तो ये था सच। और हमारे खैरातियों को यहाँ किस तरह के इन्होंने 2 दिन तक नाटक यहाँ पे किया है, उसके ऊपर ये बड़ा उनके मुंह पे थप्पड़ है कि तुमको अगर एनालिसिस करनी है इस देश के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की, तो एनालिसिस कैसे होनी चाहिए ये कमर सीमा से सीखना चाहिए इनको। बिल्कुल। और ये दिख गया कि क्या कुछ होता है। बॉडी लैंग्वेज की जो बात कर रहा था, एक पत्रकार को सिखाया था कि बॉडी लैंग्वेज समझिए। प्रधानमंत्री जब हाथ करते, आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री अपना हाथ स्थिर रखे हुए थे, वो हाथ हिला रहा था। आमतौर पे आप उसके वाला देखेंगे, प्रधानमंत्री बड़ी गर्मजोशी से किसी से मिलते हैं, यदि सामने वाला है तो उससे जबरदस्त गले मिलते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री जिसके साथ अच्छे रिलेशन है उसके साथ गले जरूर मिलते हैं। आप बहुत कम देखे होंगे किसी राष्ट्राध्यक्ष के प्रधानमंत्री गले नहीं मिलते हैं। इसको औकात में रही, प्रधानमंत्री का हाथ जो है वो स्थिर था। आप गौर यदि करेंगे व्यूअर्स, प्रधानमंत्री का हाथ स्थिर था। वो चिरकुट चंपू जो है वो हाथ यूं यूं करके अपना बुढ़ौती में हाथ हिला रहा था। वो लग रहा था कि चापलूसी में कहीं कोई कमी ना रह जाए, वो पूरे प्रयास कर रहा है। लेकिन सोचिए यहाँ खैर चीनी एजेंट जो है वो कैसे नैरेटिव दिखा रहे थे। मुझे लग रहा है कि कहा ना कि बहुत 15-20 सेकंड का वीडियो सामने आया, बाकी वीडियो में मोदी ने क्या कुटाई की होगी हिंदुओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि बांग्लादेश में भिखमंगी है सर, वहां से रिपोर्ट आ रही है कि पूरा अंधेरा है। क्योंकि एक अडानी ने, यही चीमा बता रहा था कि मैं चीमा नहीं कुछ और पाकिस्तानी यूट्यूबर से देख रहा था कि एक अडानी ने बर्बाद कर दिया। तो मोदी और भारत की तो बात ही अलग, एक अडानी काफी औकात बताने के लिए। क्या इसीलिए सब अडानी के पीछे पड़े हैं, नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हैं? ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि अडानी एक भारत का एसेट बन चुके हैं,
और उससे इनको परेशानी है, इनको है कि किसी तरह उसको तोड़ें, और आने वाले समय में वो और बड़े एसेट बनने जा रहे हैं। क्योंकि उनकी एक फील्ड में बात कर दूं कि जो सोलर एनर्जी में जिस तरह से वो इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी के अंदर अडानी भारत के अंदर सबसे बड़े एसेट तो खैर वो आज भी हैं, आने वाले समय में ऐसे एसेट बनने जा रहे हैं कि कोई उनको पिछाड़ नहीं पाएगा। और सोलर एनर्जी आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। तो वो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाओ, तो मोदी को अगर नुकसान पहुंचाना है, इस देश को अगर नुकसान पहुंचाना है, तो अडानी को नुकसान इनको पहुंचाना पड़ेगा। ये उस काम में लगे हुए हैं। और इसीलिए बेचैनी पाकिस्तान को दिख गई कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भाई ये बांग्लादेश भारत के सामने लेटने के लिए तैयार हो गया पांव के नीचे। पाकिस्तान की बेचैनी इस बात को लेकर के है कि इस बांग्लादेश को सोच रहा था कि कुकुर बना करके हम उसको हुलका देंगे इसके आगे, वो आकर के सामने क्योंकि बर्बादी दिख रही है बांग्लादेश। मनीष जी, अब यूनुस को छटपटाहट इस बात की कि वो इतना नंगा हो चुका है पिछले 7-8 महीने के अंदर कि अब वो चाहे वापसी करना चाह रहा है, जैसे मोइजू ने वापसी कर ली, जैसे दिशा नायके ने वापसी कर ली। अब वो औली बचा है तो वो वापसी करने लायक ही नहीं रहेगा, वो ऐसे विदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां को नया खिलाड़ी आने वाला है। तो अब अकेला बचा यूनुस। तो ये इतने कुकर्म कर चुका है, इतना पागल हो गया था कि 7-8 महीने के अंदर अब ये वापसी की बात करने लायक भी नहीं रहेगा, ना ही अधिकृत रूप से उस लायक भी है। ये कोई वहां शासक तो है नहीं, ये तो बाइडेन ने बैठा दिया था पिट्टू, वो बैठा हुआ है। तो अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 3-4 दिन जाकर इसने चीन के अंदर भी नाटक किए, दुनिया के नाटक किए, भारत की तरह से धमकाने वाला इसने बयान भी दिया, चीन को उकसाने वाला बयान दिया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बार टाइम फिश। चीन ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, चीन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया या ऐसा कोई हरकत नहीं की कि लगे चीन को इससे कि चीन इससे कोई बड़ा उत्साहित हो गया, चीन को बड़ा जोश आ गया। चीन ने इसका सुना, इसका नाटक देखा, 4 दिन इसने रोटी तोड़ी वहां और लौट के वापस आया। तो जिस तरह से ये थाईलैंड में मिला है प्रधानमंत्री मोदी से, और जिसकी व्याख्या अभी आपने सुनी, उससे समझ में आ रहा है कि 4 दिन ये जो नाचा वहां जाके चीन के अंदर, वो कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो किसी ने नहीं देखा। ये नाच नूच के चला आया और इसकी समझ में आया कि मेरा नाचना भारत के आगे ही काम आएगा। और लेकिन अब ये इतनी देर कर चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका नाच देखने में कतई उत्सुक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कहानी लिख के तैयार कर दी है। अब उसकी शूटिंग कब शुरू होगी ये प्रधानमंत्री मोदी को तय करना है। और वो शूटिंग इसकी होने वाली है, अब 1 महीने के अंदर हो जाए, 2 महीने के अंदर हो जाए, बस इसकी प्रतीक्षा करिए। ये अब कुछ नहीं कर, दिशा नायके ने अपने आप को ठीक कर लिया, मोइजू ने ठीक कर लिया, लेकिन ये ठीक करने की हैसियत ही मेरे ख्याल इतने पाप ये कर चुका। और सबसे खास बात मनीष जी, चाहे वो मोइजू हो और चाहे वो दिशा नायके हो, वो राजनीतिक बयानबाजी उन्होंने उल्टी सीधी की, लेकिन उन्होंने खून की होली नहीं खेली। इस आदमी ने, यूनुस जिसका नाम है, इसने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खून से होली खेली है और लगातार 5-7 महीने खेली है, उनकी मौत के घाट उतारा है और बाकायदा नंगाई करके उतारा है। तो इस आदमी को माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसकी दुर्गति कायदे से पाकिस्तान से भी बदतर होनी है। और मुझे लगता है कि इन दोनों देशों की दुर्गति यहाँ के जिहादियों को दिखाने के लिए भी जरूरी है। हाँ, और यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस दिन यूनुस का सफाया होगा, वो देखने वाला सफाया होगा, पूरी दुनिया उसको देखेगी। और ये जो मनीष जी ने बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि वो आने वाले इस तरह के मोहम्मद यूनुसों को, उनके लिए एक सबक होगा कि तुम्हारा साथ क्या गुजरेगी बाद में। बिल्कुल। तो और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं बार बार इस पे आता हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेशी देश की बर्बादी, भारत द्वारा उसके इग्नोर करने मात्र से उसकी बर्बादी, यहाँ जो फुदकते हैं ना कि अभिव्यक्ति, यहाँ जो देखिए, अभी मैं इस पे बहुत बेचैन हो जाता कि वक्त बिल पे हिंदुस्तान अब सेकुलर नहीं रहा, हिंदुस्तान अब वो नहीं रहा। मतलब ये इसीलिए इन सबको औकात आईना के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की बर्बादी यहाँ के उन्मादियों को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मोदी इसमें कहीं, कोई कहता है ना कि कोई कमी तो नहीं रह गई टाइप, वो अपने सपोर्टर्स को या अपने भारतवंशियों को दिखाएंगे कोई कमी तो नहीं रह गई हमारे। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि भारत अब सेकुलर नहीं है। और सेकुलर क्यों हो? क्योंकि 82% यहाँ हिंदू रहते हैं, तो उन 82% को इग्नोर करके वो सेकुलर हो जाए, नहीं हो सकता वो। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब भगवान राम से बात शुरू की, भगवान राम को जय श्री राम का नारा लगा के बातचीत शुरू की, 2 मिनट तक वो भगवान राम पर ही बोले। बाद में बीच में भी उन्होंने कई बार उसका जिक्र किया
और दूसरे संबल में जो आपने दिखाया सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन, तो ये जहां पे 82% हिंदू रहते वहां नहीं होगा ये काम, तो क्या पाकिस्तान में होगा कि ईरान में होगा? ईरान कभी पाकिस्तान से नहीं कहता तुम सेकुलर हो जाओ, ईरान से नहीं कहता सेकुलर हो जाओ, सऊदी अरब से नहीं कहता सेकुलर हो जाओ, हिंदुस्तान सेकुलर हो जाता। ये कांग्रेसियों ने जो पाप किए हैं ये उन पापों का परिणाम है। अन्यथा किसी को तुम यहाँ रहो, तुम पूरे बराबर के हक से रहो, शांति से रहो, लेकिन तुम ये कहो कि क्योंकि हम 18% यहाँ रहते हैं इसलिए हमको बुरा लगेगा, इसलिए तुम अपना धर्म ना कराओ, तुम अपने धर्म कर्म से अपनी रीति नीति से काम ना करो, तुम हमारे हिसाब से काम करो, तो ये नहीं हो सकता। ये 68 साल तक ये पाप हुआ देश के अंदर, 67 साल तक, जिसको कभी कांग्रेसियों ने उसको खूब बढ़ाया आगे, अब वो पाप नहीं हो रहा। तो सेकुलर कोई घोषित थोड़ी करना है कि ये हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र ये था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब फर्क ये आया है 2014 के बाद से कि अब ये हिंदू राष्ट्र आपको दिखने लगा है, ये फर्क। अन्यथा कि जब यहाँ 82% हिंदू रहते थे, क्या इस्लामी राष्ट्र था क्या? ये नहीं, तब भी ये हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि हिंदू यहाँ रहते हैं इसीलिए हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना इसको, कि और किसी कारण से कहते हैं। तो मगर उसको इन्होंने ऐसा दबा के रखा था सरकारी षड्यंत्र से, सरकारी साजिश के तहत, कि हिंदू राष्ट्र कहने में आदमी हिचकता था, हिंदू राष्ट्र कहने में, बात करने में होगा कि बड़ा बैकवर्ड आदमी है। ये इनकी नीति थी। जो ये 18-20% जो लफंगे थे, 18-20% भी नहीं बनी थी, 14%, बाकी तो जो है वो सिख हैं, पारसी हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल इन्हीं को थी। तो 14% रह के तुम बाकी 86% को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। और अब वो काम होने लगा है, तो इसका नतीजा है कि अब ये बिलबिलाते रहें, तिलमिला रहे हैं, लेकिन ये तिलमिलाते रहें, बिलबिलाते रहें, हिंदू राष्ट्र था, है और आगे और प्रचंडता से इनको नजर आएगा। बिल्कुल, मैसेजिंग लगातार जारी होते रहनी चाहिए ताकि औकात में रहे भारत द्रोही।